Yes, students, good morning all of you. Students, in the previous lecture we have started the new chapter, that one is chapter number 7, people. So students, in that lecture the last topic was physical properties. हमने यहाँ पर physical properties को हमने डिस्कस करा था. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी. बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ पर देखना है हमको. देखो बच्चों, यहाँ पर NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में. दैट्स व्हाई यहाँ पर क्योंकि हम ग्रुप 15 की बात कर रहे थे, ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है. ठीक है ना. अगर खाली P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. अगर S के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 शो करेगा. तो यहाँ पर -3 से +3 और +5 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो इसमें यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. देखो ऊपर से नीचे आता है साइज इंक्रीज होता है तो NS इलेक्ट्रॉन जो है रिलक्टेंस, वो इनर्ट पेड इफेक्ट दिखाता है. रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग. वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो खाली NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऊपर से नीचे आते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम स्टेबल होती रहती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 state decreases and that of +3 state increases due to increase in inert pair effect down the group. ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है तो +5 जो है वो लेस स्टेबल हो जाती है और +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है. बात समझ आ गई. तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करा ऑक्सीडेशन स्टेट में. तीन तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं. ऊपर से नीचे आते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है. ठीक है ना. ऊपर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है वो. लेकिन नाइट्रोजन के केस में बच्चों क्या है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है. कारण इसका हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज की बात करनी है. नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज की बात करनी है. नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज देखी है यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे. एक तो नाइट्रोजन अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है तो सबसे छोटा है तो स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज है साथ में उसकी क्योंकि सबसे ऊपर है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगती है. नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का टॉपिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 क्या 2d नहीं होता. तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है 2s के इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ये कह सकते हैं नाइट्रोजन जो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता. तो मैंने आपको कहा था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं शो कर पाएगा क्योंकि अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता. ठीक है ना. अपनी वैलेंसी को वहां पर एक्सपेंड नहीं कर पाता वो. ठीक है ना. तो +1 से +4 तक शो कर सकता है. नेक्स्ट आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से, ना होने की वजह से ये अपनी +5 नहीं शो कर सकता. +4 तक तो ये शो कर देता है. द हेवियर एलिमेंट आर एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4. जो दूसरे जैसे नाइट्रोजन के पास फास्फोरस आता है, फास्फोरस आपने देखा होगा PCl3 मिलता है और PCl5 भी मिलता है. यहाँ पे +5 कोवेलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे +3 कोवेलेंसी शो कर रहा है. तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर पा रहा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 15 और 15 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. तो आगे 3d भी आता है तो 3d ऑर्बिटल खाली है. तो अपने 3s का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, 3p के कितने हैं 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. आगे 3d. ठीक है ना. 3d तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा देता है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल जाते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए. तो इसे अपनी कोवेलेंसी ये 5 ही शो कर देता है. लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है इसलिए वो 5 नहीं शो कर पाता. नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टी ये है कि वो p बॉन्ड भी बना पाता है. मतलब कि इसके एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बन जाते हैं. जब पाई बॉन्डिंग 2 p ऑर्बिटल मिलकर बनता है तो उसको p बॉन्डिंग कहते हैं. अगर एक पाई और एक d बनाता तो d कहते हैं. तो नाइट्रोजन की एक ये प्रॉपर्टी है, एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी कह लो कि p बॉन्ड बना पाता है, बाकी दूसरे उससे ग्रुप के मेंबर नहीं बना पाते. मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है. मतलब नाइट्रोजन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड मिलता है. ठीक है ना नाइट्रोजन के अंदर. लेकिन फास्फोरस के अंदर क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन एटम बॉन्ड, अगर NN बॉन्ड की बात करूं सिंगल बॉन्ड की और PP सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो PP बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू NN बॉन्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो PP है वो अपनी बेसिकली हमको क्या शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? फास्फोरस अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता। कारण क्या है? नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड वीक है, वो टूट जाता है तो लंबी चेन नहीं बना सकता, फास्फोरस बना लेता है, ठीक है ना। तो however the single NN bond is weaker than single PP bond because of higher inter electronic repulsion। साइज छोटा है, बॉन्ड वीक हो जाता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इसकी वजह से बॉन्ड को रिपल्शन मिलता है, बॉन्ड टूट जाता है, तो इसलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d by p by बॉन्ड। मैंने आपको बताया d ऑर्बिटल है नहीं तो d और p तो बॉन्ड बना नहीं सकते यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के केस में d by p by बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन फास्फोरस बना सकता है d by p by बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तरफ इसकी रिएक्टिविटी देखनी है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी देखो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं NH3 PH3, ठीक है ना, और ASH3 SbH3 BiH3, ये हमारे कंपाउंड है, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। देखो यहाँ पर आपको पता है नाइट्रोजन छोटा है तो बॉन्ड उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है ड्यू टू डिक्रीज इन देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? NH3 की, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो N और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। उससे कम इस पे लगेगी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम BiH3 में। तो इसका मतलब सबसे कम स्टेबल ये हो गया ना, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा वो कम स्टेबल है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से ये यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये वाला ऑर्डर हमको मिलता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? NH3, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3, उससे कम BiH3। नेक्स्ट बात करते हैं रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, रेड्यूसिंग कैरेक्टर में ध्यान से देखेंगे, वही मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा वो दूसरे को रेड्यूस जल्दी कर देगा, और जल्दी हाइड्रोजन कौन दे पाएगा? BiH3 को, वो सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे अच्छा रेड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा? BiH3 का। सबसे ज्यादा ये होगा, उससे कम SbH3, उससे कम ASH3, उससे कम PH3, उससे कम NH3, क्योंकि NH3 का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल है, तो यहाँ से H निकलना मुश्किल होगा। जब दूसरे को H देगा तो रिड्यूस कैसे करेगा? इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो मैं आपको ऑर्डर लिख रहा हूँ, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट PH3 का, उससे कम ASH3, उससे कम NH3, सॉरी उससे ज्यादा NH3, और उससे ज्यादा SbH3, और सबसे ज्यादा BiH3। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको पता है ऊपर से जाते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप अगर NH3 को देख लो तो ऊपर से नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन बीच में आ गया NH3, होना चाहिए इसका सबसे कम, क्योंकि सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन क्योंकि NH3 क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी देखो यहाँ पे मतलब कि किसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, जो अपना लोन पे जल्दी प्रोवाइड करेगा। देखो जो अपना लोन पे NH3 है, ये अपना लोन पे जल्दी देगा तो H को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। जिसके ऊपर लोन पे ज्यादा अवेलेबल होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो NH3, PH3, ASH3, NH3, SbH3 और BiH3,
तो यहाँ पर NH3 जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके अंदर होगा वो देखना हमको। देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 के केस में होगा, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम NH, उससे कम यहाँ पर बीच में से बच्चों मैंने NH3 हटा दिया क्योंकि गलती से ऐड हो गया था। उससे कम SPH3, उससे कम BiH3। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें ध्यान से देखना, NHHH ये लोन पेयर, SEPHHH लोन पेयर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। मतलब कि यहाँ पे जो एटम होगा, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, यहाँ पे आर्सेनिक है, यहाँ पे एंटीमनी, यहाँ पे बिस्मुथ है, तो हाइड्रोजन और यहाँ पे जो एलिमेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड पेयर ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन मिलेगा, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 107 के अबाउट होता है, 107.8 डिग्री। ठीक है ना, किसका, अमोनिया का। वही अगर बात करें फर्स्ट PH3, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 99.5 डिग्री। तो कारण क्या है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता था अपनी तरफ लेकिन उतना ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाता। तो यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा उसकी तरफ, सॉरी बॉन्ड पे उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वैसी बात है बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी, बॉन्ड पे कम पास आएंगे, रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज के अंदर, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या करना है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सोल्यूबिलिटी यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट NH3 जितने भी कंपाउंड्स हैं यहाँ पर वो इनसोल्यूबल होते हैं। बाकी NH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो जाता है। इज इट क्लियर। बाकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो सब कंपाउंड किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं, E2O3 या फिर E2O5। कारण क्या है, E कौन है यहाँ पर, ग्रुप 15 के एलिमेंट, या तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है ना, या इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है बेसिकली ऑक्साइड जो नाइट्रोजन के हैं वो E2O3, नाइट्रोजन और फास्फोरस E2O3 टाइप रहेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है ना। और आपका बात करते हैं जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी भी दोनों टाइप, क्योंकि बीच में आते हैं तो ये दोनों टाइप के बना लेते हैं। लेकिन हम बिस्मथ की बात करें तो खाली E2O3 ही बनाएगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तक नाइट्रोजन तो खाली E2O3 ही बनाएगा, नाइट्रोजन की क्योंकि वैलेंसी वैसे ज्यादा हो नहीं सकती। दूसरी बात ये है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो ऑक्साइड होंगे कैसे होंगे, एसिड होंगे। बात समझ आएगी, वो कैसे होंगे, ऑक्साइड होंगे। बाकी बात करते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी का जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक, मतलब कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। बात करते हैं बिस्मथ। बिस्मथ की जो ऑक्साइड होगी वो कैसे शो करेगी, वो बेसिक, प्रीडोमिनेंटली बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक, क्योंकि वो मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। हैलोजन्स के साथ या तो EX3 टाइप कंपाउंड आएंगे या फिर EX5, क्योंकि आपको पता है +3 या फिर +5 वैलेंसी शो करते हैं। यहाँ पर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता। जैसे फास्फोरस PCl3 और PCl5 बना लेता है, नाइट्रोजन NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता ये। इज इट क्लियर। तो ये खाली EX3 टाइप बनाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल्स की तरफ इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये मेटल के साथ कंपाउंड रिएक्ट बना रहे हैं तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे, -3। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा नाइट्रोजन ने, Ca3 and 2 इस टाइप से कंपाउंड बनाएंगे।
ठीक ना, सारे के सारे इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे और आपका यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बन जाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं Zn3Sb2, तो मतलब कि मेटल्स के साथ इस फॉर्म के कंपाउंड बनाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पर शो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, -3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन -3 शो कर रहा है, Sb भी -3 शो कर रहा है, क्योंकि मेटल तो प्लस ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज की हम इतना करते हैं। ओके, थैंक यू।